और जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के नारी सम्मान की बात कर रहा था, उस वक्त बलात्कारियों को संस्कारी बताने का कुत्सित प्रयास चल रहा है। महंगाई के फायदे पहली बार इस देश की टीवी मीडिया में समझाया जा रहा है। रुपया के गिरने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों के बिकने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। अगर बचाने से बचता ना तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए। अरे अंग्रेजों को भी गुमान था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। जब 200 साल की गुलामी से हम लोग जीत सकते हैं, इनको तो अभी 20 साल नहीं हुआ है साहब। किस बात का गुमान लेकर के ये चल रहे हैं? जल्दी ही गडकरी देश के पहले अग्निवीर मंत्री होने वाले हैं। अरे हमको तो छोड़िए, चुने हुए मुख्यमंत्री को भी अर्बन नक्सल बोला जाता है। ऐसी हालत देश की, वैसी हालत कांग्रेस की। अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे, तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कम कर दीजिएगा। इस देश की विचारधारा ही समाजवादी विचारधारा है। इस देश में ही सांप्रदायिकता भी पैदा हुआ है और तभी हमको धर्मनिरपेक्षता की जरूरत पड़ी है। इस देश में ही जातिवाद था, इस देश में ही जातिवाद है। अब जब आप सबने देखा ना कि कैसे जातिवादी घरे से पानी पीने के चलते एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी, कैसे एक महिला को उसके नाम के चलते धार्मिक उन्माद में होने वाले दंगे में जो उसके साथ बर्ताव किया गया, और जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के नारी सम्मान की बात कर रहा था, उस वक्त बलात्कारियों को संस्कारी बताने का कुत्सित प्रयास चल रहा है। ये सब इसी देश में हो रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस देश की है, तो फिर कांग्रेस सब कुछ है। कांग्रेस मजदूरों का मजदूर एकता भी है और पूंजीवादी लूट भी है। कांग्रेस में अगर जातिवाद आप ढूंढेंगे तो सामाजिक न्याय के भी पक्ष में। कांग्रेस में अगर आपको तमाम तरीके के अंतर्विरोध दिखाई देते हैं, तो उस अंतर्विरोध से निकलने का रास्ता भी है। और मैं पूरी ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं कि वो रास्ता हमको नजर आया है, इसीलिए हम उस तिरंगे को थाम करके खड़े हुए हैं। और वो रास्ता क्या है मैं आपको बता देता हूं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। सत्ता में जब आप होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती। अब आप मुझे बताइए कि अगर सरकार होती तो हमको पदयात्रा करनी पड़ती, सरकार होती तो हमको गोष्ठी करने की जरूरत पड़ती, सरकार होती तो हमको हर राज्य में अलायंस पार्टनर ढूंढना पड़ता। स्थिति बदल गई है। अगर स्थिति बदली है, बतौर पार्टी अगर इसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो बतौर जनता आपको भी यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो मान लीजिए कि इस देश में कोई समस्या ही नहीं है। मेरा एक दोस्त बोला, रे यार महंगाई से बहुत परेशान है, दिमाग खराब हो गया। हम बोले भाजपा ज्वाइन कर लो। भाजपा ज्वाइन कर लोगे, महंगाई अच्छा लगने लगेगा। और खुद से अगर अच्छा नहीं लगेगा तो शाम को टीवी खोल लेना, पत्रकार तुमको महंगाई के सारे फायदे गिना देगा, सब कुछ बता देगा। बना बनाया नोट। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करता था ना, उसके लिए गाइड मिलता था, कुंजी मिलता था, कुंजी पर लीजिए परीक्षा पास कर लीजिए। तो आपको बेवकूफ बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है साहब। आपको मैं बेवकूफ बनाना इतना आसान काम नहीं है। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। महंगाई के फायदे पहली बार इस देश की टीवी मीडिया में समझाया जा रहा है। रुपया के गिरने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों के बिकने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। ऐसा अजीबो गरीब आलम तो पहले देखा ही नहीं था। ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव में आप तय कर लीजिएगा आप किस ओर हैं। भाजपा ने यह तय कर लिया है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। पास पढ़ते हम लोग ने, अब फॉलो लगता है मोदी जी कर रहे हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता यहां तक नहीं है कि आप सोच लीजिए कि मोदी जी गडकरी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नहीं किया? क्या नाम है आपकी? इधर लखनऊ का ही है, मुख्तार अब्बास, लेकिन बेचारा का नामों नहीं याद आ रहा है। क्या हुआ मुख्तार अब्बास नकवी का?
अपने ही विरोधियों का, आप इस बात को समझिए, उन्होंने बीच का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। उन्होंने यह बात तय कर ली है, हम दो हमारे दो। डबल इंजन की सरकार बनेगी पूरे देश में। डबल इंजन का सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेचेगा 2 खरीदेगा, सीधा हिसाब है। इतना साफ है, जो कोई उसके खिलाफ बोलेगा, छोटी जी हम लोग तो कांग्रेसी हैं, भाजपा विरोधी हैं, भाजपाई भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये बात आप जान लीजिए। ये जो आर पार की लड़ाई है, हमको भी अपना एक पोल चुनना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं ना मेरे यहाँ एक खेल होता है, बचपन में लोग खेलते हैं, कोना कोना कौन कोना सोतली पुटो कोना, 4 कोना में बच्चे खड़े रहते हैं और उसमें एक चोर बनाता है, तो जाकर के पूछता है कोना कोना कौन कोना, कहता है वो कोना, कोना कोना कौन कोना, तो वो कोना। हम सपा बसपा आरजेडी जेडीयू आम आदमी पार्टी ये कोना कोना नहीं खेलना चाहते। हर किसी का अपना एक राजनीतिक इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी एक राजनीतिक समझदारी होती है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मेरी राजनीतिक समझदारी सबसे अच्छा है, लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं, अगर इस बात में किसी की असहमति हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के बिना इस देश में कोई मुकम्मल विपक्ष नहीं बन सकता है, ये सच। तो ऐसे नहीं चलेगा, आधे अधूरे मन से नहीं चलेगा कि जब पास आएंगे तो आई लव यू, और जब हम दूर जाएंगे कॉमनल है, कास्टिस्ट है। आधे अधूरे मन से नहीं होगा, तय कर लीजिए, आर पार की बात है। और जहां तक त्याग का सवाल है, मैं जिस नेतृत्व की बात कर रहा हूं उसके बारे में एक बात आप सब लोग समझ लीजिए कि अगर वो नेतृत्व इस देश के संवैधानिक मूल्यों से समझौता किया होता, दावे से बोल रहा हूं इस बात को, अगर वो नेतृत्व पूंजीपतियों के सामने पूरे तरीके से घुटने टेक दिया होता, अगर वो नेतृत्व इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया होता, तो मोदी जी की जरूरत इस देश को नहीं पड़ती। मेरे बड़े व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं उनके साथ, लेकिन जब लड़ने का वक्त है, जब भिड़ने का वक्त है, जब भारत जोड़ो यात्रा को एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन बनाने का वक्त है, तब कोई अगर नाव छोड़ करके चला जाए, इसका मतलब उसका पतवार किसी और के हाथ में है। मैं कहता हूं कि ये मैं अपील कर रहा हूं, हमारी पार्टी अपील कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा हम कांग्रेस के बैनर के लिए नहीं कर रहे हैं साहब, कांग्रेस का झंडा लेकर के नहीं कर रहे हैं। हम देश के तिरंगे की शान को झुकने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश के संविधान के आधार पर मुकम्मल हिंदुस्तान का जो सपना है, उस सपने को पूरा किया है। और मैं बचाने के पक्ष में नहीं हूं। एक बात जान लीजिए, जो भी बचाने की बात करता है ना, वो हारी हुई लड़ाई लड़ता है। बचाने से कुछ बचता है क्या? अगर बचाने से बचता ना, तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए है संभव? बचाने से कुछ बचता है? हमारे यहाँ शादी ब्याह में एक जो है रस्म हुआ करता था, अभिनंदन पत्र से बारातियों का स्वागत किया जाता है। अभिनंदन पत्र बचा क्या? बचा क्या? खराव बचा क्या? पहले का कोई खराव? वस्त्र बचे क्या? संस्कृति एक गतिशील चीज है, राजनीतिक भी एक गतिशील चीज होता है, देश भी अपने आप में गतिशील चीज है। बचाने से नहीं बचता है, बनाने से जरूर बनता है। यह बात तय कर लीजिए। इसीलिए मैंने ये सेव में वाले कैंपेन में नहीं जाता हूं। क्या सेव करना टाइगर है क्या? सेव द टाइगर, सेव द लायन, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द कंट्री। अरे हु आर यू? हु आर यू? कहते हैं साहिब विज्ञानी साहब लिख करके गए हैं कि हमसे भी बेहतर कहने वाले आएंगे और आपसे भी बेहतर सुनने वाले आएंगे। आपको किस बात का गुमान है? अरे अंग्रेजों को भी गुमान था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। जब 200 साल की गुलामी से हम लोग जीत सकते हैं, इनको तो अभी 20 साल नहीं हुआ है साहब। किस बात का गुमान लेकर के ये चल रहे हैं? मैं कहता हूं कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी जाए और देश बनाने के लिए लड़ा जाए। कोई अगर बिस्मिल बनने के लिए तैयार है तो किसी को अशफाक उल्ला खान भी बनना पड़ेगा। कोई अगर भगत सिंह बनने के लिए तैयार है तो किसी को चंद्रशेखर आजाद भी बनना पड़ेगा। कोई अगर जेल में बंद है तो किसी को सड़क पे निकल करके भी लोगों के हकूक की बात करनी पड़ेगी। और जहां तक
राजनीतिक परिवर्तन का सवाल है। राजनीतिक परिवर्तन महज सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं होता है। राजनीतिक परिवर्तन का प्रश्न ये है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, मुझे प्रधानमंत्री का फैन होना चाहिए। पता है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी मां बर्तन मांजती थी, प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे पिताजी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, तो मेरी मां आंगनबाड़ी में काम करती है, मेरे घर की कुल आमदनी 3,000 रुपए, तो मुझे तो नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए ना। मैं राहुल गांधी के साथ क्यों खड़ा हूं? मैं राहुल गांधी के साथ इसलिए तो नहीं खड़ा हूं कि उनके जो है घर में जो है 3 प्राइम मिनिस्टर होंगे। मैं उस व्यक्ति के नहीं, उस विचार के साथ खड़ा हूं। और विचार क्या है? विचार ये है कि आज देश के भीतर जो लूट खसोट चल रही है, इस लूट खसोट के खिलाफ हम तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और ये एकजुटता मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, यह एकजुटता इस आधार पे बन सकती है। देखिए, पति पत्नी के बीच में भी ना सारी बातों पे सहमति नहीं होती है। मैंने आपको कहा कि आपका बच्चा ही आपकी सारी बात को नहीं मानता है। हम तो फिर भी राजनीतिक दल हैं, सारी बात पे सहमति नहीं हो सकती है, एक बात पे सहमति हो सकती है। अगर हम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी बनाने का अगर प्रयास करें तो मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी कैसे बनती है कोई भी मानेगा। भाजपा को छोड़ करके किसी दल से पूछ लीजिए और बताइए ईडी का चॉकलेट कैसा लगा, सीबीआई का इंजेक्शन बढ़िया लगा नहीं लगा। हमारे यहाँ जब ईडी आया तो आप बोले कांग्रेस चोर है। आप बताइए क्या हालचाल है, सीबीआई बढ़िया लग रहा है? बोलिए, राजनीतिक संस्कृति का प्रश्न है ना, और राजनीतिक संस्कृति पे बात कीजिए। आज इस देश के भीतर कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहता हूं भाजपाई, जल्दी ही गडकरी देश के पहले अग्निवीर मंत्री होने वाले हैं। कोई भी भाजपाई नहीं अगर इस दो के खिलाफ बोलेगा ना, चाचा भतीजा के खिलाफ, प्रधानमंत्री खड़ा होकर के परिवारवाद का भाषण देते हैं। मेरे आंखों के सामने खूबसूरत सा जय शाह का चेहरा सुंदर मुस्कुराता हुआ घूमने लगता है। क्या काबिलियत है उसकी? क्या काबिलियत है उसकी? किसी भी बात पे एक चीज की अगर डिलीवरी हो गई हो, उसमें अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाए तो हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने एक भी चीज की डिलीवरी नहीं की है, और कोई भी अगर उस पर सवाल खड़ा करेगा तो सीधे तौर पे उसको हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग का बोला जाएगा। अरे हमको तो छोड़िए, चुने हुए मुख्यमंत्री को भी अर्बन नक्सल बोला जाता है। ये मेरी और तुम्हारे की बात नहीं है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। भाजपा से यारी किसी के लिए अच्छी नहीं है। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। यह लड़ाई देश के निर्माण का है, और देश का निर्माण ऐसा कि हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर का वोट जैसे बराबर होता है ना, किसान हो या अमीर हो, मोटा हो या पतला हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, संविधान ने हमको बराबरी का वोट दिया है। शकील साहब एमएलए हैं, एक वोट ना आपका भी, हम एमएलए नहीं है, मेरा भी एक वोट है, बोलिए बराबर है कि नहीं है? ऐसा देश का निर्माण करना है कि हर समस्या के लिए कोई भी मुंह उठा करके कह देगा कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है। एक हमारे सीनियर नेता ने कहा कि कांग्रेस देश जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो। तो मैं कहता हूं कि जैसी हालत देश की वैसी हालत कांग्रेस की। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी विजुअल का खेल है। बार बार आपके दिमाग में अगर यह बात डाली गई है कि हेमा मालिनी खूबसूरत है और अमरीश पुरी विलेन है, तो अमरीश पुरी भी खूबसूरत हो सकता है, इस बात को आप मानेंगे ही नहीं, आप स्वीकार ही नहीं करेंगे। मैं किसी भी जलसे में जाता हूं और मुझे आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नेता का, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी सरकार का भरपूर आलोचना होनी चाहिए, तभी जमहूरियत जिंदा है। तो आप कांग्रेस की आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कीजिए।
सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आपकी आलोचना भी कल्पना पे आधारित है। हेमा मालिनी की तरह ड्रीम है। सच से हमारा वास्ता हो और सच के आधार पर अगर आलोचना हो तो उससे कोई रास्ता निकलेगा। अब जैसे अक्सर मैं लोगों से सुनता हूं कि कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी सॉफ्ट क्रीम बिक्री करती है, तो क्रीम बेच रहे हैं। हार्ड क्रीम पांव में लगाने वाला भाजपा और सॉफ्ट क्रीम कांग्रेस मुंह में लगाने वाला। राजनीतिक विचारधारा एक विचारधारा होती है। बिल्कुल साहब ने वो अभी कानपुर वाले साहब ने दिखाया कि तेजाब की एक बूंद डालिए कि एक बाल्टी डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है। या तो हम सांप्रदायिक हैं या हम सांप्रदायिक नहीं हैं। अगर हम सांप्रदायिक हैं तो फिर इस तरह का कोई भ्रम हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों सांप्रदायिक हो चुके हैं और जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं 8 लाख लोग जो है वो पासपोर्ट छोड़ चुके हैं भारत का, विदेश जाके बस चुके हैं। बिना किसी देरी के गोष्ठी में समय बर्बाद मत कीजिए, पासपोर्ट बनवाइए, वीजा लीजिए और जल्दी से बाहर जाइए। बिल्कुल स्पष्ट और सीधी बात। अगर हम सांप्रदायिक नहीं हैं, अगर हम सांप्रदायिक नहीं हैं तो भरोसा कीजिए और भरोसा कीजिए। और मेरी उम्र जो है बहुत कम है, प्यार करने का उम्र है, शादी करने का, बाल बच्चा पैदा करने का उम्र है, बढ़िया नौकरी करके, बढ़िया घर बना करके, बढ़िया कार लेकर के हम भी इंस्टाग्राम पे रील बना करके डालना चाहते हैं। इस उम्र में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भरोसा कीजिए हम आपको नाउम्मीद करने के लिए यहां नहीं आए हैं। आज हमारी ये बात लिख करके रख लीजिए। अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कंस कर दीजिएगा। और ये बात मैं अति उत्साह में नहीं बोल रहा हूं। मैं चुनाव लड़ा हूं और हमको जो हराया है उसको हमसे 4 लाख ज्यादा वोट आया है। फिर भी लोगों ने मुझे पूछा कि ईवीएम हैक हो गया क्या? हम बोले नहीं, दिमाग हैक हो गया है। अच्छी बात है, दिमाग अगर हैक हुआ है, मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई वायरस चला गया है तो उसको क्लीन भी किया जाता है। पता होना चाहिए कि वायरस कौन सा है। वायरस कौन सा है अगर ये पता चल जाए तो उसको बहुत आसानी से क्लीन किया जा सकता है। हमारे एक मित्र वाजपेयी जी ने कहा कि यह मसला पूर्णतः राजनीतिक है। सहमत हूं इस बात से। सांप्रदायिकता का सवाल एक राजनीतिक सवाल है। दिक्कत इसमें एक चीज की है जिसको मैं यहां जोड़ रहा हूं कि ये राजनीति के प्रतीकों से नहीं आता है, ये धर्म और संस्कृति के प्रतीकों से आता है। मसलन मैं मिथिला का रहने वाला हूं, मेरा नाम कन्हैया है, मेरी माँ का नाम मीना है, मेरे पिताजी का नाम जयशंकर है, मेरे दादा का नाम मंगल है। बताइए, है ना सारे हिंदू धर्म के प्रतीक। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, जिस इलाके से आता हूं, कहते हैं कि वो माता जानकी की जन्मभूमि है। और माता जानकी की जन्मभूमि होने के चलते बारात भले पड़ोस के गांव से आ रहा हो, लेकिन बारातियों के स्वागत में जो गाना गाया जाता है उसमें वह हर बारात जो है अवध से आती है, अवध नगरिया से अहले बरिया। और कभी भी भगवान प्रभु श्री राम का नाम माता जानकी के नाम के बिना नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ सियापति रामचंद्र की जय बोलते हैं। यह जो राजनीतिक मसला है, जो सांप्रदायिकता का सवाल है, वो आता है कल्चर से, आता है आधा झूठ बोल करके। जैसे इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि इस देश के राजाओं ने, बादशाहों ने धार्मिक प्रतिष्ठान को तोड़े हैं? ये सच है, ये मान लीजिए। लेकिन सभी राजाओं ने तोड़े हैं, सभी जाति
और सभी धर्म के बादशाहों ने तोड़े हैं। आधा सच क्या है कि हम बाकी जाति और धर्म के बादशाहों का नाम नहीं लेंगे, किसी पर्टिकुलर धर्म के बादशाह का नाम लेंगे और इस आधा झूठ से और आधा सच के कॉम्बिनेशन से आज की जो पीढ़ी है उसको कंफ्यूज करना बहुत आसान है। और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हम कंफ्यूज हैं। हमारे सामने चॉइस की दिक्कत नहीं है, बहुत चॉइस है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।